चलिए नमस्कार आप सभी को आपके ही अपने प्यारे से YouTube चैनल VR एजुकेशन के ऊपर में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। और आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी तैयारी में एकदम व्यस्त होंगे। तो चलिए, मैं हूं एक साधारण सा शिक्षक भारती सर, और संगीत के किसी भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्लास 12th के बच्चों से लेकर करके आप किसी भी राज्य में संगीत शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी हो या फिर पीजीटी यानी 11 12, ठीक है। आपको घबराना नहीं है। सुबह के 6 बजे आपको आ जाना है। एक दिन गैप करके बीच करके सुबह के 6 बजे VR एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पे आपको मिलेगा 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट। यानी एक दिन गैप करके जैसे ही आप आएंगे सुबह के 6 बजे तो 30 एकदम बढ़िया वाला ऐसा प्रश्न, नए प्रश्न बहुत ज्यादा आपको नहीं कराएंगे। जो प्रश्न आते हैं उसको आपको एकदम पचाते हुए चलना है, उसको एकदम प्रैक्टिस में बनाए रखना है ना। तो इस पे आपको जो है वो काम करना है और हम भी काम कर रहे हैं। तो सुबह सुबह जो है आपको केवल जुड़ जाना है। तो चलिए, ज्यादा कुछ है नहीं, चलते हैं आज के अपने प्रैक्टिस सेट के ऊपर में। और आज के पहले हम लोग क्वेश्चन का अभ्यास करेंगे बिलावल से, है ना। तो बिलावल, जैसा कि बिलावल थाट भी होता है और थाट का आश्रय राग यानी बिलावल राग भी होता है ना। तो बिलावल राग जो है वो कर्नाटकी संगीत के किस राग के समान है, ये आपको बताना है। फटाफट से आप लोग जो है एक बार ऑप्शन जो है वो चूज कर लेंगे। ऑप्शन आपके सामने है। अब तक यहाँ पे जो है थोड़ा सा सेलेक्ट कर लेते हैं कि कौन सा कलर जो है एकदम बेस्ट रहेगा, है ना। चलिए, तो ये कलर मेरा मूड हो रहा है कि एकदम ये कलर से लिखना है ना। चलिए, तो बिलावल राग कर्नाटकी संगीत में है। तो आप सब जानते हो कि इसे शुद्ध शंकराभरण कहते हैं और दक्षिण में इसे धीर शंकराभरण कहते हैं, ठीक है। तो ये शंकरभरण थोड़ा थोड़ा रहेगा, तो आप मैनेज कर लीजिएगा। पहला का ये ऑप्शन जो है वो आपके सामने एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। काफी शानदार प्रश्न कराएंगे। अगर आप कई समय तक अगर बने रहते हैं तो आपको जो है संगीत के अच्छे खासे क्वेश्चन और चीजों के ऊपर में प्रैक्टिस हो जाएगी। वैदिक काल में कौन सी बीना प्रचार में थी, आपको बताना है। वैदिक कालीन बीना, वैदिक कालीन के जितने बीना है सबका नाम आपको याद कर लेना है। शॉर्ट वीडियो में वैदिक कालीन शायद बीना को याद करने का तरीका भी हमने बता रखा होगा, हमें कंफर्म जानकारी नहीं है, लेकिन एक बार चेक कर लीजिएगा, शायद आपको वहां मिल जाएगा। तो आपको बताएं कि महती बिना हो, पिनाकी बिना हो, रावनी बिना हो, ये सारे बिना, इसके अलावा में चेष्टा बिना हो, घोषा बिना हो, कात्यायनी बिना हो, ये सभी बिना जो है वो आपके वैदिक कालीन बिना है। बाकी बैच के अंदर में सारी बातें ट्रिकली बताएं कि कैसे रावण कितना पिनकना है, पिनकना मतलब पिनाकी बिना, सारी बातें आपको हम बताए हैं रावणी बिना। यहाँ सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन यानी ए, ये सभी हो जाएंगे। इसमें महती बिना भी होगा, पिनाकी भी होगा, रावणी होगा, समझ रहे बात ना, कात्यायनी वगैरह सब कुछ होगा, ज्येष्ठा भी होगा। तो ये आपका इनमें से अधिक सही होगा, यानी एक से अधिक कहो या ये सभी कह लो, सब हो जाएगा, ठीक। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। वैदिक काल में कौन सी बीना प्रचार में थी। तो वैदिक कालीन, सॉरी एक मिनट, थोड़ा मिस्टेक तो नहीं हुई है। वैदिक कालीन बीना में कौन सी प्रचार में, दोनों एक ही सवाल है, हाँ दोनों एक ही सवाल आ गया। माफी चाहेंगे आप सबसे, थोड़ा सा कई बार ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो हमें ध्यान में नहीं था और इस तरह का है। तो चलिए, चेक भी नहीं करते हम लोग, आराम से यहाँ सीधे पढ़ा देते हैं। थोड़ा सा आपको माफी चाहते हैं रिपीट क्वेश्चन के कारण। चलिए, अब ये बढ़िया प्रश्न है। वैदिक काल में देवता, गंधर्व, किन्नर गायन में किस ताल का प्रयोग होता था, उसे क्या कहते हैं। तो वैदिक कालीन में जहां ताल की बात आ जाए, ध्यान से सुनेंगे, चाहे मात्रा काल इस तरह से जो आपको वैदिक काल में पढ़ा है वो रहे, चाहे यहाँ पे ताल के जैसे ही बात आएगा वैदिक काल में, उसे चाणुक्य कहते हैं। क्या कहते हैं, तो चाणुक्य कहते हैं। याद रखेंगे, क्या कहेंगे, तो चाणुक्य कहेंगे, ठीक। अगले सवाल की तरफ अगर बढ़ते हैं, तो अगले सवाल की तरफ अगर बात करते हैं, तो अगला सवाल है कि निम्न में से किस तराना का ताल नहीं है। इसमें से आपको बताना है कि कौन तराना का ताल नहीं है। जैसा कि तराना की जैसी आप बात करते हैं तो ये याद रखेंगे कि तराना जो है इसमें अरबी और फारसी भाषा का बोल होता है। याद रखेंगे, अरबी और किसका बोल होगा, आपका फारसी का। और तराने की खोज के लिए जो भारत में जाना जाता है वो अमीर खुसरो को माना जाता है, सूफी संत जिसका नाम क्या है, अमीर खुसरो है। अमीर खुसरो क्या है, तो सूफी संत है, ठीक है। चलिए, हजरत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य है। और ये अमीर खुसरो जो है यही तराने की शुरुआत, भारत में तराने के जनक भी कहे जाते हैं, और अरबी और फारसी शब्दों का इस्तेमाल इन्होंने किए। ऐसे भी अमीर खुसरो जो है वो कई हिंदवी और अरबी को मिला करके कई गीतों की रचना जो है वो करते हैं। इनको कई भाषाओं की जानकारी भी था। तो तराने किस ताल में अगर कहते हैं, तो तराने का जो ताल है, अगर कहे कि तराना का प्रमुख ताल, तो ये प्रमुख ताल 3 ताल होगा जो कि 16 मात्रा का होता है, ठीक है। इसके अलावा झप ताल हो या फिर रूपक ताल, ये तीनों जो ताल आप देख रहे हैं, हालांकि अगर यहां से सवाल ऐसे भी आएगा कि तराने के निम्न में से एक मुख्य ताल कौन सी है,
अगर कोई एक सेलेक्ट करना होगा तो आपके सामने जवाब होगा 3 ताल। लेकिन अगर इसमें से कोई एक की बातें नहीं है, केवल कह रहा है कि नहीं चुनना है, तो ये 3 ताल भी है, झपताल भी होता है, रूपक ताल भी होता है। लेकिन 4 ताल की बात कर लेंगे तो ये तराने का ताल जो है वो नहीं होता है। तो आपका सही जवाब की अगर हम बात कर लेंगे तो इसमें से जो सही जवाब होगा वो होगा आपके सामने डी ऑप्शन, ठीक है, क्योंकि प्रश्न क्या कह रहा है, नहीं। तो ये लास्ट वाला पे ध्यान एकदम रखना है आपको कि नहीं कह रहा है कि कहां कह रहा है, ठीक है। चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो अगला आपके सामने काफी आपके लिए फेवरेट सवाल आपका एकदम आ गया। ता ना दीर जैसे ही आप सुनते होंगे ये सब बोल तो आपको लगता है कि ये तराना है। तराना में क्या होता है कि तराना में तान और मुख ये दोनों का बहुत अच्छा जो है वो प्रयोग होता है ना। आप जैसे ही ये सब धूम तराना कुछ भी आप बोलते हैं जल्दी जल्दी इसमें बोल होता है तो इसमें तान भी आता है और ये जो आपका जीभ होता है उसका भी बहुत तेजी से अभ्यास होता है। और तराने मुख्य रूप से अगर लय से अगर पूछे कि किस लय में, तो जैसे आप पढ़ते होंगे कि लय 3 प्रकार के होते हैं, है ना। विलंबित पढ़ते होंगे, इसके अलावा मध्य लय पढ़ते होंगे और द्रुत लय पढ़ते होंगे। तो तराना किस लय में आता है, तो तराना जो गायन होता है वो आपका द्रुत लय में होता है। याद रखेंगे तराना किस में होगा जी, तो द्रुत लय में। हालांकि तराना के अलावा और बहुत सारी चीजें हैं, जैसे अगर झाला को भी ले लेते हैं तो ये भी द्रुत लय में ही होता है, ठीक है। चलिए अब ध्यान से सुनेंगे तो ना दीर ना त ना दीर री ये सब जो बोल है ये देखते ही आपको पता चल गया होगा कि ये आपका तराना है। ये क्या है आपका तराना। अगर लय से सवाल रहता तो सवाल का जवाब हो जाएगा आपका ध्रुत लय। अगले सवाल की तरफ अगर बढ़ते हैं, देखिए सवाल भी आ गया आपके सामने, एकदम बढ़िया बढ़िया सवाल है ना। जब कोई चीजों के ऊपर में डिस्कस होता है उससे रिलेटेड प्रश्न आ जाता है तो वो चीज आपका समझिए पक्का हो गया। तराना किस लय में गाया जाता है, तो जाहिर सी बात है कि तराना जो है वो आपके ध्रुत लय में गाया जाता है। बाकी अगर विलंबित लय की बात कर लेंगे तो जो स्लो मोशन में गाए जाते हैं, विलंबित में कोमल प्रवृत्ति का जो राग होता है, समझ रहे बात, जिससे खास कर करके ध्रुपद है, ध्रुपद है, धमार है ना, इन सबका ज्यादातर जो गायकी होता है वो विलंबित लय में ही होता है। और यहाँ तराना की बात आप याद रखेंगे, तराना कहाँ हो जाएगा भाई, ध्रुत लय में हो जाएगा। अगले सवाल फटाफट से, कम समय में कोशिश होता है कि ज्यादा से ज्यादा सवाल को हम लोग करेंगे, है ना। तो वैदिक कालीन वैदिक संगीत कितने भागों में बटा हुआ था, और आपके सामने ऑप्शन सीधा का सीधा दिख गया। तो देर किस बात के, आप डायरेक्ट जो है वो सी ऑप्शन सॉरी डी ऑप्शन को लॉक कर देंगे। हालांकि प्रस्तावा नहीं होता, प्रस्ताव होता है। ये टाइपिंग वाले थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए होंगे, है ना। जैसे कुछ हम क्वेश्चन का आपको सेट से दिए उनको, तो शायद वो ये डाल दिए होंगे, इसको डालना नहीं था। ये सब हम आंसर में थोड़ा सा देते हैं बच्चों के लिए। हुंकार जो है ये आपका होगा उद्गीय नहीं होता है, उद्गीत होता है। याद रखेंगे क्या होता है, तो उद्गीत होता है आपका। ये आपके सामगान के जो 7 भाग है उसमें प्रस्ताव, हुंकार, उद्गीत, उद्गीय नहीं होगा, उद्गीत थ होगा, ठीक। प्रतिहार सही है, उपद्रव सही है, निधान नहीं होता है, निधन होता है। याद रखेंगे क्या होगा, तो निधन होगा जो कि अंतिम भाग है, ठीक। और प्रणाम नहीं होता है, प्रणाव होता है, प्रणाव होता है, प्रणाव। आप उसी को समझ जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपके सामगान के जो है वो 7 भाग है। अगले सवाल की तरफ अगर बढ़ते हैं, काफी बढ़िया सवाल आपके प्रैक्टिस होगा। देखिए ऐसा नहीं कि सवाल अगर बना पा रहे हैं आप, जो कई दिनों से वर्षों समय से अभी तैयारी कर रहे हैं, प्रैक्टिस है जिनका, तो वो इन सभी सवालों को एकदम नॉर्मल समझ रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि यहाँ से सवाल नहीं आएगा, आएगा कैसे हम बता रहे हैं आपको। हो सकता है कि अगर आप 1 साल से तैयारी कर रहे हैं, 2 साल से, 3 साल से, 4 साल से, कितने भी समय से आप संगीत की तैयारी कर रहे हैं, इन समय में आप 2 साल 3 साल में जो भी अभी एग्जाम हुआ है, आप वो कोई एग्जाम उठा करके देख लीजिए, चाहे केवीएस का हो जाए, चाहे एमआरएस का हो गया हो, चाहे स्टेट टीआरई 2 के समय में हुआ 2 है, इसके अलावा 24 में वो हुआ, फिर लगता है 25 में भी जो हुआ, तो इन सभी को आप क्वेश्चन निकाल करके देख लेंगे तो आपको एक ही जैसे क्वेश्चन का पैटर्न जो है सब एग्जाम में है। तो अगर एक वाला आ गया, लोग सोचता है कि अभी नहीं आएगा, ये हमसे बन जा रहा है, हल्का है, और दूसरा में उस पर फोकस ना के बरियर का खाली धर रहा है, तब पता चलेगा कि गराई धरे में पुट्ठी पे छूट गया। समझ बात ना, तो यही चीज हो जाएगा। तो जो प्रश्न पूछता है, जहां से आता है, उन प्रश्न को एकदम आपको क्रम से बना करके रखना है, फिर आप नए प्रश्न के ऊपर में भी थोड़ी बहुत ध्यान रखेंगे। तो संगीत के किस प्रकार को गान कहते हैं, एक बहुत अच्छा सवाल है आपके सामने। तो गान किसे कहते हैं भाई, तो राग है, मार्ग है, देसी है। मार्ग नहीं, मार्ग को कहेंगे क्या, मार्ग को गांधर्व कहते हैं। मार्ग को क्या कहते हैं, गांधर्व। ये खास करके ईश्वर के गुणगार के लिए होता था, मतलब जिसको लगता है कि मोक्ष मिल जाए, तो मोक्ष के लालच में आकर के जो मानव
ईश्वर की गुणगान करता है। और इसके जो नियम होते थे वो बड़ा कठोर होते थे और इसमें कुछ चेंजिंग नहीं किया जा सकता, ये अपरिवर्तनीय है। यहां से भी सवाल आपके आएंगे कि अपरिवर्तनीय है, ये कठोर होते थे, इसके नियम क्या होते थे, कठोर होते थे। ये केवल मोक्ष प्राप्ति के लिए, ईश्वर के गुणगान के लिए। मोक्ष क्या होता है, तो जन्म और मरण से छुट्टे, मतलब है साफ साफ कि मनुष्य का जीवन कष्टदायी जीवन होता है, जो भी इस धरती पे आए उसको कष्ट होगा। और आप अगर इस बार कुछ आपका पाप पुण्य का ग्राफ अनबैलेंस हो गया तो मतलब तय है कि अगली बार फिर आपको इस जन्म में लेना पड़ेगा मानव जीवन में, और इसमें आने का मतलब है कष्ट है। तो चाहते हैं कि आपकी आत्मा परमात्मा के पास ही रह जाए, दोबारा एक बार मरने के बाद इस धरती पे कोई आत्मा बन करके नहीं आए। तो यही होता है जन्म मरण से छुट्टी, यानी पाप और पुण्य दोनों का ग्राफ ये कब होगा, जब बराबर हो जाएगा, पापों के इतने और पुण्यों के इतना, तो समझिए जन्म मरण से छुट्टे। लेकिन पाप वाला ग्राफ नीचे है, अब पाप वाला ग्राफ इतना, पुण्य वाला ग्राफ इतना, तो ये अनबैलेंस न हो जाएगा जी। तो इसमें बहुत तरह के, जैसे बुद्ध का मार्ग अपना लेंगे, हर तरह का मार्ग, तो वो सब बड़ा कठिन है कि तपस्या वगैरह करना। तो इसमें सनातन धर्म में वह व्यवस्था गया कि अच्छा अगर ये नहीं होगा तो भजन कीर्तन करिए, हरि के गुण गाइए, और ये पुण्य का ग्राफ बढ़ जाएगा, पाप पुण्य के तो बराबर हो जाएगा, मोक्ष मिल जाएगा। ये बात हम आपको बता रहे हैं। तो ये जो है इसे क्या कहते हैं, तो इसे गांधर्व कहते हैं, मार्ग को क्या कहते हैं, गांधर्व। लेकिन प्रश्न है कि गान कहा जाता है, तो गान कहते हैं देसी को, याद रखेंगे, देसी को क्या कहते हैं, गान। ये मनोरंजन के लिए होते थे, जिसमें खास करके जितने भी गायन विधियां है सब देसी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो ये बात है, और इसके नियम जो है वो अपरिवर्तनीय है, ये अपरिवर्तनीय, चेंजिंग नहीं होगा, इसमें चेंजिंग होगा। इसमें नियम कठोर होते थे नियम, और इसमें कठोर नहीं होते हैं, ये बातें याद रखेंगे। यहां से सवाल आते हैं और बिल्कुल बेसिक बात, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ में बढ़ते हैं। अगले सवाल आपके सामने ये रहा कि राग बसंत का गायन समय बताएं। ये बहुत अच्छा राग है, आप इस तरह के राग का वादी हो, संवादी हो, गायन का समय हो, किस पहर में ये गाए जाते हैं, ये उत्तरांग वादी है, वो तो आप ज्यादातर आप वादी संवादी से अनुमान लगाएंगे कि ये उत्तरांग वादी है, ये पूर्वांग वादी, समझ रहे बात ना। लेकिन आपको बताना है, नए बच्चों के लिए थोड़ी सी जानकारी दे दें कि जो अभी तैयारी में फर्स्ट टाइम आए हैं, क्वेश्चन नहीं बन रहा है, और क्वेश्चन हल्की फल्की इधर उधर से देख भी लिए, ऑब्जेक्टिव अब बन भी जा रहा है, क्योंकि आज संगीत में बहुत सारे चैनल हो रहे हैं, तो बहुत सारे, किसी के ऊपर 50, किसी उधर 100, किसी ये, बहुत सारे मार्केट में प्रैक्टिस सेट से लेकर किताबें भी आ गए। आप क्वेश्चन बना रहे हैं, लेकिन अभी तक अगर थ्योरी नहीं पढ़े हैं तो आपको एक काम करना है कि थ्योरी को कंप्लीट करना, कहीं से करिए लेकिन आपको कर लीजिए। उसके बाद जब आप प्रैक्टिस लगाएंगे तो तेज बच्चों के पैरेलल आप आ जाएंगे, है ना। इसके अलावा हमारे यहाँ अगर आप आते हैं तो आपको ट्रिकली कोशिश करेंगे, खास करके हमारा जो बैच है वो कमजोर बच्चा के लिए, हमारे यहाँ तेज बच्चा की व्यवस्था ही नहीं है। समझ बात ना, जितना कमजोर है, जिसको कुछ नहीं समझ में आता है, वादा करते हैं आपको 3 महीना का टाइम कम से कम हमको देना होगा, ठीक है, और बैच से आपको जुड़ना होगा। 3 महीना का टाइम और बैच से जुड़ेंगे, आपको एकदम तेज बच्चा के समक्ष खड़ा कर देंगे, जहां अलग अलग सवालों में हम लोग अटकते होंगे, जहां यहाँ बोर्ड पे खड़ा होकर समझ में नहीं आता कि क्या करे क्या नहीं करे, कैमरा के बाद समझ में आता है कि अच्छा ये मिस्टेक हो गया, वहां आप अगर देखेंगे तो उसको भी ठीक कर लेंगे। तो इसके लिए आपको बार बार हर वीडियो में बताते हैं कि बस 499 रुपया का ही हमारे यहाँ बैच होता है। आप चाहे तो एकदम स्टार्टिंग कर ले, जिसकी तैयारी है वो रिवीजन कर ले। ये बैच पूरा का पूरा जो है एकदम ट्रिकली होगा, याद रखेंगे क्या होगा, ट्रिकली होगा, तरीका से आपको याद कराने का व्यवस्था सब है, ठीक। एकदम हार्ड से हार्ड चीजों को आसान कर दिया जाएगा। कंप्लीट आपको जो है वो थ्योरी का सेक्शन आपको करा दिया जाएगा। कोशिश रहेगी हमारी कि कुछ आपको पीवाईक्यू का भी प्रैक्टिस करा दे। लेकिन अगर आप यूट्यूब पे एक दिन के बाद आकर के यहाँ VR एजुकेशन पर भी अगर आप सभी मिले जुले अगर प्रश्न को देखते हैं तो ये आपका इनफ होगा, इससे ज्यादा जो है वो नहीं होगा। अब बाकी और भी चैनल को फोकस कर रहे हैं और साथ साथ बेस के रूप में आप थ्योरी पढ़ रहे हैं, तो 2-3 महीने में आपकी जो प्रिपरेशन होगा एकदम जबरदस्त होगा। कमजोर भी रहिएगा, तेज के समक्ष आप आ जाइएगा। तेज के समक्ष इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ तो केवल आपको जानकारी हो जाए, तो आपको कंफ्यूजन में भी रहिएगा तो ऑप्शन देख के मार देंगे, है ना। बाकी तो आपको ट्रिक बतेबे करेंगे, एकदम मैथ रीजनिंग में जो ट्रिक चलता है उसी तरह से यहाँ आपको संगीत में भी हम आपको बताने वाला है। तो इस तरह से क्या होता है कि आप ऑप्शन देख के मार देंगे, क्योंकि डिस्क्रिप्शन बहुत कम ही एग्जाम में होता है। आप EMRS में आप जाएंगे, टायर 1, 2 में जाएंगे तो धीरे धीरे लास्ट फेज में आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा। लेकिन यहाँ पर क्या चीज है कि बाकी अगर एग्जाम को अगर देखते हैं जहाँ डिस्क्रिप्शन नहीं है तो लगभग एग्जाम MCQ बेस्ड है, तो हल्का हल्का भी जानकारी अगर हो गया थ्योरी में तो आप ऑप्शन देख के उड़ा देंगे। चलिए अब मुख्य रूप से पॉइंट पे आते हैं, नहीं तो लोग कहेंगे कि बहुत आप टाइम वेस्ट करते हैं। राग बसंत का गायन समय क्या है, क्योंकि लोग तो सब लोग देखते हैं ना इस चैनल पे, तो राग बसंत की बात कर लेंगे। तो बसंत में एक तो बेसिक बात याद रखेंगे, बसंत में कई रागों का ये मिश्रण है, ठीक है। इसमें कौन कौन से राग मिलता है, तो मियाँ जी मिल जाएंगे जी, याद रखेंगे।
मियाँ और बागेश्वर ध्यान सुनेंगे। बागेश्वर बाबा आप जानते होंगे ना, बहुत वायरल है, तो बागेश्वरी कर देना है। बागेश्वर बाबा को ध्यान में रख के क्या कर देना है, बागेश्वरी। तो मियाँ जी और बागेश्वर बाबा दोनों मिल जाएंगे, कोनो अड़ेगा हो, कोई नहीं अड़ेगा, एकदम बाहर आ जाएगा। समझ रहे बात ना? तो याद रखेंगे मियाँ मल्हार हो जाएगा बाबू, मियाँ मल्हार। और मियाँ मल्हार के आगे अगर बात करेंगे तो मियाँ जी साथ साथ बागेश्वर बाबा से कोई राग नहीं होता है, बागेश्वरी होता है, काफी ठाट का ये राग है। समझ रहे बात ना? तो ये ध्यान सुनेंगे। और क्या होगा, दोनों मिलेंगे तो कोई नहीं अड़ेगा, अड़ाना। इस तीनों रागों का मिश्रण जो है वो आपके कहाँ होते हैं, बहार में। तीनों मिल जाएगा तब बहार आ जाएगा। और बहार तो एकदम मस्त होता है। तो मस्त कैसे लिखेंगे, तो आगे का म और लास्ट का स, मवादी, और स क्या हो जाएगा आपका, संवादी। समझ रहे बात ना? और ये रात के होगा मध्य रात्रि में, तो गायन समय क्या हो जाएगा आपका, मध्य रात्रि। प्रश्न क्या है कि राग बसंत का गायन समय है, तो गायन समय मध्य रात्रि ढूंढिए। दिन का अंतिम पहर नहीं, रात्रि का अंतिम पहर नहीं, दिन का तीसरा पहर नहीं, रात्रि का दूसरा पहर कह लीजिए। ये इसी को आप जो है वो मुख्य रूप से मध्य रात्रि कह लीजिए। तो ये आपका सही जवाब जो होगा आपका डी ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल, लेकिन यहां ध्यान से सुनेंगे। सायंकालीन, चलिए ये आपका सही होगा। ठीक है, अगले सवाल की तरफ अगर बढ़ते हैं तो अगले सवाल जो है वो आपके सामने सवाल है ये कि स्वस्थानी नहीं होता, स्वर स्थान होता है। ठीक है, स्वस्थान के जो नियम होते हैं वो आपको बताने हैं कि नियम के आलाप कितने भाग होते हैं, स्वस्थान के नियम के आलाप के भाग कितने होते हैं। तो आप जानते हो 4 होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं, 4 होते हैं, है ना। नियम 1, नियम 2, नियम 3, नियम 4। याद करना बड़ा आसान तरीका है। आप मान लीजिए किसी को अंश मान लीजिए, अंश को ही क्या कहते हैं, तो वादी कहते हैं आधुनिक टाइम में। अंश से जो चौथा स्वर होगा उसको कहते हैं द्व्यर्ध स्वर। क्या कहते हैं, द्व्यर्ध स्वर। और अंश से जो 8वां स्वर होगा उसे कहते हैं द्विगुणित स्वर। याद रखेंगे। और बस यही है, इसी में चलता है कि भाई इससे वो आगे पीछे बाकी हम आगे बता देंगे, लेकिन मुख्य रूप से ऐसे याद रखेंगे। बाकी रटते रहिएगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, है ना। आप रटिएगा भी भूल जाइएगा। तो अंश से जैसे द्व्यर्ध स्वर के नीचे में जो आलाप होगा तो स्वर स्थान का पहला नियम हो जाएगा। अगर द्व्यर्ध स्वर यहां पर आना है, यहां और यहां से अगर नीचे में, तो स्वर स्थान के दूसरे नियम। और अगर द्विगुणित स्वर, द्व्यर्ध स्वर मतलब बादी से जो चौथा स्वर है वो आपका क्या हो जाएगा, द्व्यर्ध। बादी से 8वां जो स्वर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका द्विगुणित। और इसके बीच में जो होगा वो स्वर स्थान के तीसरे नियम, और यहाँ उसके प्लस चल जाएगा तो चौथा नियम हो जाएगा। बहुत हल्का है। ठीक है, चलिए अगले सवाल जो है, अगले सवाल के आसपास में आते हैं। चलिए ये रहा आपके सामने सवाल, राग जिसमें विहाग और कल्याण का मिश्रण हो। तो राग जिसमें विहाग और कल्याण का मिश्रण है क्या कहलाएगा, तो एकदम रटे होंगे, इसे मारू विहाग कहते हैं। क्या कहते हैं, तो मारू विहाग कहते हैं। सही जवाब हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। ठीक, राग जिसमें विहाग और कल्याण का मिश्रण है उसे क्या कहते हैं, तो मारू विहाग कहते हैं। अगले सवाल, इधर देख रहे हैं कि बहुत सारे सीरीज में जो है वो आप लोग लाइक करने में बहुत कंजूसी करते हैं। पता नहीं लाइक करने में क्या दिक्कत आता है आप लोगों को, लेकिन हम लोगों का यूट्यूब पर एकदम आपका प्रेम स्नेह दिखाने के लिए एक ही चीज साधन है, वो है आप लाइक। जितना आप लाइक करते हैं उतना ही हम लोगों को लगता है कि आप लोग सीरीज को पसंद कर रहे हैं। हमें पसंद करें या ना करें उससे मतलब नहीं बनता है, हम तो एक बस आपका साधन है। ठीक है, लेकिन आप इस सीरीज को पसंद कर रहे हैं तो इस सीरीज को हम लोग आगे बढ़ाने के लिए पूरा का पूरा प्रयास करते हैं कि एकदम अगले दिन एक दिन बीच करके टाइम पे 6 बजे जो है वो सीरीज आ जाए यूट्यूब पे। इसके लिए हम लोग पूरा प्रयास करते हैं। जैसे ही देखते हैं कि किसी में लाइक की संख्या बहुत कम है तो मनोबल डाउन हो जाता है, काम नहीं करने का मन लगता है। तो हो सकता है कि उसी दौरान आपको एक आध दिन बीच हो जाता है। ठीक है, तो आपकी तैयारी निरंतर चलते रहे, जब तक अलग अलग लोगों का एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक निरंतर बने रहे, और हमारा पूरा कोशिश होता है। तो बस उसके लिए आपको एक ही योगदान वहां से देना है मोबाइल में से कि भाई देखते देखते ये वो उंगली निकालना है और लाइक पर सीधे ठोक देना है। ठीक, चलिए। और बाकी कोई तरह की दिक्कत होता है, कोशिश रहती है कि बहुत कम से कम गलतियां हो यहाँ पे, है ना। लेकिन कुछ भी अगर दिक्कत हो, कुछ और बोला गया तो आपको जो है वो कमेंट करके बता देना है हमें। चलिए, प्रत्येक मूर्छना के स्वरों में क्रमशः प्रस्तार होता है। प्रस्तार करने से कितनी कूट ताने बनती है, तो ये आपको याद रखना है। डायरेक्ट 5040 जो है वो कूट ताने बनती है। याद रखेंगे 5040। अगले सवाल है आपके सामने, बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल है, सब इंपॉर्टेंट है ना। हल्का भले ही लग रहा है लेकिन एकदम इंपॉर्टेंट है। धावती जाति किस ग्राम से उत्पन्न हुई है, तो ये आपका पढ़े होंगे जातियों में। आप क्या पढ़े हैं भाई, तो जाति में, जाति गायन में आप लोग पढ़े होंगे
कि इसमें कुल 18 होते हैं। भरत कितने माने? 18 जाति गायन के, है ना। तो 18 जो है वो आपके, ये याद रखेंगे, इसमें आप पढ़ते होंगे 18 में कि 7 शुद्ध हो गया जातियां और 11 जो है वो विकृत जातियां कहिए, संसर्गजा जाति कहिए। इसी में अगर देखेंगे तो ये 4 और 3 का रेशियो लेता है और ये याद रखेंगे 3 और 8 का रेशियो लेता है। तो इसमें जो है अगर बात कर लेंगे तो ये आपका जाति में शुद्ध जातियां तो है ये है और ये आपका विकृत जाति तो है ये है भैया। लेकिन बात ध्यान सुनेंगे, ये शुद्ध में अगर सरस ग्राम में जो 7 गो शुद्ध है, इसमें से 3 गो मध्यम ग्राम का भी शुद्ध है और सरस ग्राम के 4 गो शुद्ध है। तो ये याद रखना है, सरस ग्राम के 4 शुद्ध और मध्यम ग्राम के 3। तो इस सरस ग्राम के अभी 4 गो हुआ है तो 3 गो और कहा गया, तो 3 गो इधर में है विकृत के रूप में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब कह रहा है कि धैवती जाति किस ग्राम से उत्पन्न हुई है, तो इधर जो आपका हो जाएगा ये आपका सारजी हो जाएगा, सारजी, और ये आपका ऋषभ हो जाएगा, ठीक है। सारजी, ऋषभ, धैवती, गंधारी, तो ये इसी में आ जाएगा। सॉरी, गंधारी बुला रहा है क्या, निषादी, जिसे निषादनी कहते हैं, ठीक। मतलब इसी को आप कहेंगे तो सा हो जाएगा, रे हो जाएगा और ध हो जाएगा और नी हो जाएगा। अब इसी को बोलिए आप, इसी को ऋषभ बोल दीजिए, सारज बोल दीजिए, सारजी बोल दीजिए, धैवती बोल दीजिए, ठीक है। वही बात है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना है, तो ये सा रे ध, तो आपसे पूछ रहा है क्या, धैवती ही पूछ रहा है, तो ये सरस ग्राम की हो जाएगी। किस ग्राम की? सरस ग्राम के। और बाकी अगर इधर बोल देंगे तो ये ग हो जाएगा, म हो जाएगा, प हो जाएगा। समझ रहे बात, ग, म और प, ठीक है। इसको गंधारी कहते हैं, उसे मध्यमा, कई अलग अलग बातें। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब ए ऑप्शन। क्लियर। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, काफी टाइम हो जाता है, जल्दी जल्दी प्रश्नों के ऊपर में देखते हैं कि निम्न में से किस ताल में 14 मात्रा होती है। तो आप सब जानते हो कि 14 मात्रा की ताल कौन है। ये सारे सवाल एकदम आप लोग झट से बना देने वाले सवाल है कि 14 मात्रा की ताल जो है वो तिलवारा नहीं हो, तिलवारा 3 ताल समय 16 मात्रा है। तिवरा की बात कर लेंगे तो तिवरा ताल में 7 मात्रा होता है। झुमरा की बात कर लेंगे तो यही 14 मात्रा की ताल है और 4 ताल, ये 1 ताल, इसमें मात्रा की संख्या 12 होती है। तो आपसे पूछा जा रहा है किस ताल में 14 मात्रा होती है भाई, तो 14 मात्रा झुमरा ताल में होती है। तो सी ऑप्शन जो है वो एकदम सही है। अगले सवाल की तरफ अगर बढ़ते हैं तो अगला सवाल है, आंध्री जाति किन 2 जातियों से मिलकर के बनी है। फटाफट से बताएंगे कि आंध्री जो जाति है वो किन 2 जातियों से मिलकर के बनी है। फटाफट से आप लोग यहाँ पे बताना है। क्या पंचमी और निषादी से, सारजी और आरसवी से, गंधारी और आरसवी से, या फिर सरज कौशिकी, या फिर आपके धैवती से। फटाफट से बताएंगे। कहा क्या रहा है? आंध्री जाति, याद रखेंगे, आंध्री जाति याद रखेंगे। ये आपके आंध्री जाति जो है वो आपका ऋषभ और गांधारी याद रखेंगे, ये 2 से मिलकर के बना है। यानी गांधारी और आरसवी, आरसवी को ही क्या कहते हैं तो ऋषभ, रे जो से समझ जाइए आप। तो सी ऑप्शन जो है वो आपके सही है, ठीक है। 1 मिनट देख ले, कोई गलत तो नहीं ना। पंचमी निषादी ये नहीं होगा, सारजी ये नहीं होगा, सारजी कौशिक ये भी नहीं होगा, ठीक। तो ये आपका जो है वो गंधारी और आरसवी हो जाएगा, बिल्कुल सही है एकदम। चलिए अगले सवाल के ऊपर में देखें। अगले सवाल है कि निम्न में से, बहुत बढ़िया सवाल है कि निम्न में से सुशीर वाद्य कौन सा नहीं है। ये कह रहा है कि है नहीं है, ठीक है। कौन सा नहीं है, ठीक। मधुकरी, सहनाई, डफ या फिर तुर। तो ये तो कम से कम तो 2 गो आप निकाल ही लेते होंगे कि ये सहनाई और ये तुर दोनों सुशीर वाद्य है, ठीक है, जो वायु के द्वारा बजता है। लेकिन आपको याद होना चाहिए कि मधुकरी भी सुशीर वाद्य है, लेकिन यहाँ पे डफ जो है ये आपके औनद वाद्य है, ये सुशीर वाद्य नहीं है, ठीक है। इसमें लकड़ी का बना होता है, उस पर चमड़ा का जो है चमड़ी से मढ़ा जाता है। तो ये डफ जो है वो आपका क्या हो जाएगा, तो ये डफ जो है वो आपका औनद वाद्य है। प्रश्न कह रहा था कि कौन सुशीर वाद्य नहीं है, तो डफ जो है वो एकदम सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ अगर बढ़ते हैं तो अगला सवाल आपके सामने ये रहा। सवाल है कि निम्न में से संचारी भाव की संख्या कितनी है। फटाफट से बताएंगे कि संचारी भाव की संख्या क्या है। अब यहाँ पे बहुत तरह के सवाल आएंगे। देखिए संचारी भाव अलग होता है और आप जो वर्ण पढ़ते हैं वो अलग होता है। बात ध्यान सुनेंगे। वर्णों की संख्या अगर पूछेगा, संचारी वर्ण आप पढ़ते हो, अस्थाई है, आरोही है, अवरोही है, संचारी, ये वर्ण है और इन वर्णों की संख्या अलग होती है। और भाव अगर कह रहा है तो ये अलग होता है। कुल भाव की बता दे तो आपको नाट्य शास्त्र में संचारी भाव के बारे में बताया गया है। ये भाव कुल 33 होते हैं, याद रखिएगा क्या होते हैं 33। बाकी आपको हम समझाएंगे, बैच में सारी चीजें आपको बता रहे हैं कि जब
भाव अलग है और वर्ण अलग है, दोनों के बाद में वर्ण में भी मतभेद है। कई लोग आप पढ़ेंगे कई जगह पे अस्थाई का आपको लिख देगा कि अड़तीस हो जाएगा, कई जगह पे आपको संचारी के कई जगह 38 होगा, संचारी के कभी 25। ये सभी बातें एकदम टू द पॉइंट जो है वो बैच के अंदर में क्लियर कर रहे हैं कि किस किताब में किसने संगीत पारिजात या फिर संगीत रत्नाकर या नाट्यशास्त्र किसमें जो है आपको 38 का है और किसमें 25 का है। और बाकी तो आप सब जानते हो कि सेम ही होता है ना। ये आपका 7 शुद्ध होगा इसमें भी और इसमें भी, ठीक है, सब में शुद्ध होगा जो अस्थाई होता है। आरोही की बात कर लेंगे तो 12 इसमें 12 होगा, अवरोही की बात कर लेंगे तो भी 12 इसमें और इसमें 12। लेकिन खेला गड़बड़ाता है जाकर के संचारी पर, ये सब आपको क्लियर कर देंगे। बताइए अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। अष्टाध्यायी आपको पढ़ना ही है, अष्टाध्यायी नहीं है, अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी की बात कर लेंगे तो इसके लेखक जो है वो पाणिनि है, यही जो संस्कृत व्याकरण की रचना की है। और बाकी बैच में आपको बताए हैं कि शिव जी डमरू बजाते हैं तो शिव जी के डमरू सुनने वाला पहला आदमी भी कौन है? तो यही पाणिनि है। और इन्होंने शिव जी बताए थे कि कितने बार डमरू बजाए और कितने ध्वनियों को सुन कर करके, और ये व्याकरण के कितने जो है वो छंदों की रचना की सारी बातें हम आपको बताए है ना। और उसी से आगे चल करके पूरा का पूरा व्याकरण स्वर बन गया। आगे बात ध्यान से सुनेंगे। अगला सवाल जिसे महेश्वर सूत्र भी कहते हैं ना। चलिए, तो जाति लक्षण में ग्रह बताना है आपको। ग्रह, ये खाली ग्रह दिया हुआ है जी, चलिए कोई बात नहीं। जाति लक्षण में ग्रह स्वर है, क्या है भाई? तो जाति की समाप्ति का स्वर एकदम नहीं है। जिस पर बिदारी समाप्त है एकदम नहीं है। जाति का प्रारंभिक स्वर, हाँ, जाति का आप प्रारंभिक स्वर कहिएगा, ये प्रारंभ के स्वर कहिएगा, तो ये मतलब जाति गायन जहां से शुरू होता है पढ़े होंगे उसे ही ग्रह स्वर कहते हैं, याद रखेंगे। तो ये आपका सी जो है वो आपका सही होता है। आप पढ़ते होंगे ना, आज भी पढ़ते होंगे कि 3 ताल में कोई जो अलग अलग राग होते हैं, 9वीं मात्रा से शुरू होता है, 12वीं मात्रा से शुरू होता है ना। तो ये जो आप पढ़ते हो कि भाई इस मात्रा से शुरू हो रहा, तो जो शुरू हो रहा है वही ग्रह है, वही क्या है? ग्रह है। आप इसी को आप ताल के 10 प्राण में आप देख लेंगे तो वहां पे भी आपको ग्रह या ग्रह करके मिलेगा, उसका भी मतलब वही है। मतलब यह है कि केवल स्वर से संबंधित है और वो जो है वो ताल से संबंधित हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात देखते हैं। तो अगले सवाल है, बताएंगे फटाफट से, एकदम हल्का हल्का सवाल लेके आते हैं। सांत्रा मूर्छना निहित होते हैं। अब जो थ्योरी है वही पढ़ेंगे। ऐसा अगर आप करते हैं कि थ्योरी पढ़ते हैं नॉर्मली बीपीएससी के हिसाब से, आप क्वेश्चन लगाते हैं एडवांस, तब तो कहीं झोल है। अगर ऐसा है कि पढ़ाया जा रहा है नॉर्मल, क्वेश्चन कराया जा रहा है एडवांस, तो ये आप समझ जाइए कि आप बेवकूफ बन रहे हैं। केवल नए नए प्रश्न करा करके इस तरह से काम किए जा रहे हैं कि अभी भी लग रहा है कि अभी आपको तैयारी करना है ताकि आप किन्हीं का बैच परचेज करें। समझ रहे बात ना? ये सारा जो करा रहे हैं यही संगीत का थ्योरी से ही निकाल करके करा रहे हैं। तो नॉर्मली तरीके से थ्योरी पढ़ना है, नॉर्मली तरीके का क्वेश्चन आता है। बीपीएससी है तो कुछ नहीं है, केवल आपको इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक, उसमें 2 प्रश्न सही हो सकते हैं, 2 ऑप्शन सही हो सकते हैं, बस इतने बातें हैं, बहुत ज्यादा कुछ जो है वो नहीं आता है, ठीक है। तो घबराना एकदम नहीं है। सांत्रा मूर्छना निहित है, तो सांत्रा बताएंगे, सांत्रा मूर्छना जो है निहित है किसमें? तो सांत्रा जो होता है अंतर्गंधार में होता है। आपको देखना है अंतर्गंधार तथा काकली निषाद दोनों है, नहीं होगा। सारे स्वर शुद्ध, ये नहीं होगा, ये तो पूर्णा में होगा, है ना। चलिए, पूर्णा में न तो शुद्धा में होगा। काकली निषाद की बात कर लेंगे, ये भी नहीं होगा, है ना। ये आपका काकली में होता है आपका, ठीक है। ये सांत्रा मूर्छना पूछ रहा है तो सांत्रा में हो जाएगा अंतर्गंधार, ठीक है। तो अंतर्गंधार में ही ये निहित होता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, बहुत अब कम सवाल है, बस 9 सवाल है, फटाफट से देख लेंगे। चलिए, नॉन स्टॉप बोलते बोलते मिजाज थक जाता है। कोशिश करेंगे कि शायद नहीं होगा तो अगले दिन से 20 क्वेश्चन लाएंगे, लेकिन आप लोग कमेंट करेंगे कि 20 प्रश्न प्रैक्टिस के लिए ठीक है या फिर 30 प्रश्न जो है वो ठीक है, ठीक है, जरूर बताएंगे आप लोग। पंडित अहोबल के अनुसार विपंची वीणा में कितने तार हैं? अब यहाँ पे आपको समझना है, विपंची वीणा और आप चित्रा वीणा दोनों वीणा पढ़े होंगे, है ना। एक चित्रा वीणा होता है जिसे आगे चल के सरोद बना, और एक आपका विपंची वीणा होता है। तो विपंची वीणा में जो है वो 9 तार होते हैं, इसीलिए इसे 9 तंत्री वीणा भी कहते हैं। और चित्रा वीणा का ही नया वैरायटी जो है वो सरोद है जी। क्या है? सरोद है। और इस चित्रा में 7 तार और विपंची में बात कर लेंगे तो 9 तार। लेकिन यहाँ अगर 9 तार मार दीजिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि सवाल के आगे लगा हुआ है ये सब प्राचीन काल के वीणा है। लेकिन पंडित अहोबल जो है ये अपना मुख्य रूप से ज्ञान दिए हैं का कि विपंची वीणा के अंदर में याद रखेंगे 5 तार होते हैं।
तो यहाँ पे सवाल फंस जाता है। थोड़ी थोड़ी बातें, बहुत ज्यादा चीज नहीं है, तो आपको घबराना नहीं है, केवल अपनी तैयारी है। आप उसको नोट्स अगर बनाए हैं तो बार बार पढ़िए, और अगर कहीं दिक्कत है तो आप आराम से थ्योरी बैच से हमारे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। हमारे यहाँ क्या है कि इंडिविजुअल बैच मिल जाएगा एकदम कम फी में, है ना। तो ये चीजें है। एक तो चीज देख रहे हैं कि इधर ऐसा होड़ मच गया है कि जब से हम लोग यूट्यूब पे आए, ऐसा नहीं कि यूट्यूब पे आपको पहली बार पढ़ा रहे, मेरे पास पहले साधन नहीं था, तो हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग वीडियो बना करके डालते थे। 2000 लगभग 23 से ही हमारा जो है वो आपको यूट्यूब पे कहीं ना कहीं मिल जाएगा। पहले खान सर का पिक्चर लग करके और हम डालते थे। एक ऐसा वीडियो जिसमें 1.5 लाख प्लस म्यूजिक का जो है वो 10 क्वेश्चन कराते थे, उसमें व्यूज भी है, आप ऐसा देख सकते हैं। बट पहले, बहुत पहले से ही करा रहे हैं। और उससे पहले हम लोग जो है वो क्लास 12 के जो बच्चे आते थे उनको एनसीईआरटी जो है वो म्यूजिक हम लोग पढ़ाते थे। ऐसा नहीं कि नया ही आपको शुरू किया है, लेकिन जो भी हो, बहुत सारे लोग बहुत जगह से पढ़ उड़ करके थक गए। लेकिन जैसे हमने सीरीज शुरू किया है, तो यहाँ पे ये भी हम नहीं काम कर रहे हैं कि कुछ नया प्रश्न लेके आ जा रहे हैं, डेरा के बैच बेच दे रहे हैं। एकदम नॉर्मल क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं, लेकिन फिर भी बच्चे इतने घबराए हैं कि नहीं सर, आपका बच्चा पढ़ लेगा, वही आगे निकल जाएगा, रिजल्ट उसी का हो जाएगा। कुछ तो आप अलग बता रहे हैं, बच्चा को एकदम कंठस्थ करा दे रहे हैं। तो जो बार बार पढ़ लिए वो बैच खरीद रहे हैं, समझ रहे बात ना। तो एक बात आपको बताते हैं, खुद पे भरोसा रखिए, बैच ही खरीदना मेन मोटिव नहीं है। अगर आपको डर लग रहा है, यदि लग रहा है कि अब तेज बच्चों से पीछे है, तब बैच लीजिए। लेकिन अगर आपकी तैयारी अच्छी खासी है तो आप आराम से चलते रहिए अपनी गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो चाहते हैं कि रिवीजन हो जाए, चाहते हैं कि हम सभी के समकक्ष खड़ा हो जाए, जल्दी से हम उत्तर दे, तब बैच लीजिए। अगर आप कहीं से पढ़ लिए तो कोई दिक्कत नहीं, उसी से केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर के शिष्य कौन है, ये बताना है। पंडित विष्णु दिगंबर के शिष्य तो बहुत सारे हैं, है ना, लेकिन इसमें सही जवाब हो जाएगा ओमकार नाथ ठाकुर। फयाज खान नहीं होगा, कुमार गंधर्व नहीं होगा, आमिर खां जो है वो नहीं होंगे, ठीक है। ये विनायक नायक पटवर्धन ये सब रहता है आपका, तो उधर हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अभी केवल उनके एक शिष्य यहाँ पे हैं, ओमकार नाथ ठाकुर, तो सही जवाब ये होगा। अगले सवाल की बात कर लेंगे, तो अगला सवाल है कि निम्न में से कौन एक मिनट चेक करना पड़ेगा बढ़िया से। निम्न में से कौन भारत रत्न से, अच्छा भारत रत्न, ठीक है, भारत रत्न से विभूषित कलाकार हैं। इसमें से कौन जो है वो भारत रत्न से विभूषित कलाकार है। तो भारत रत्न से ऐसे बहुत सारे हैं, समझ रहे बात, एक ही आदमी नहीं है। लेकिन ऑप्शन की तरफ देखते हैं, सोनू निगम को नहीं मिला, लता मंगेशकर को मिला है। कब? तो 2001 के अंदर में, है ना। और इसी वर्ष जो है वो विश्वविख्यात शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां, है ना, तो बिस्मिल्लाह खां को भी 2001 में भारत रत्न से नवाजा गया है ना। उनको बहुत विदेश में भी रहने होने का, लोगों को संगीत सिखाने का मौका मिला, बहुत सारे पैसा, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि वहां पे हमारी गंगा तो नहीं है, वो बालाजी के मंदिर और बनारस के घाट, वो बगल से जो नदियां बहती है गंगा नदी, सबसे मन पसंदीदा जो जगह है उनके लिए वही है। तो उनको भी मिला था। बहुत अच्छा सवाल वहां से बनता है ना, तो वो भी हम लोग कभी देखेंगे। फिलहाल के लिए सही जवाब हो जाएंगे लता मंगेशकर। सोनू निगम को नहीं मिला है, ए.आर. रहमान को नहीं मिला है, उस्ताद राशिद खान को भी नहीं मिला है, ठीक है। भारत रत्न की बात हो रही है, सबसे सर्वोच्च एकदम अवार्ड आप कह लीजिए। अगले सवाल की बात कर लेंगे, तो अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा औडव जाति का राग है। सवाल अब बहुत बढ़िया है कि कौन सा औडव जाति का राग है, मुल्तानी, बागेश्वरी, कल्याण या फिर विभास। तो ये एकदम सही जवाब होगा आपका विभास और साथ साथ रेवा, याद रखेंगे। विभास और क्या हो जाएगा, रेवा, ध्यान सुनेंगे। ये दोनों जो है औडव जाति के राज है, यानी 5 और 5, आरोह में 5 और अवरोह में 5 स्वर लगते हैं, ठीक है। और दोनों का बादी और संवादी देखेंगे तो अपोजिट है। अगर रेवा का बादी संवादी देखेंगे तो रेवा का होगा रे और धा। बाकी बैच में आइएगा, सब बताएंगे कि सब जैसे ही लौकेगा, देखो मारो वाला सिखा दे कि रेवा कहेगा तो रेवा समझ जाए कि अच्छा रेवा कोई लड़की नहीं है। रेवा कहेगा जैसे तो कहिए कि ले तो धर, समझ ले बात ना। तो ले तो न समझिए, ले के जगह रे कर देना, कहे कि रे से शुरू हो रहा है तो रे, समझ रहे बात, रे होगा, अधर तो धा हो जाएगा। इसमें कोमल लगा देना है, कहे कि लड़की है तो तनी कोमल मिजाज के होबे करेगी, कोमल रहेगा तब ना धा लेगा हो। चलिए ध्यान सुनेंगे, तो ये रे हो जाएगा कोमल और धा हो जाएगा आपका कोमल, ये रेवा का हो जाएगा। और रेवा विभास दोनों गोती, दोनों 5-5 में है, दोनों अपोजिट है। तो अबरी क्या कर देना है, तब विभास का आपको तरीका बताएंगे, उलट देना है। तो कोमल ध और कोमल रे, ये कोमल धवादी, कोमल रे संवादी हो जाएगा किसका, विभास का। सारी बातें आपको पढ़ाएंगे। फिलहाल के लिए अगर बात कर लेंगे तो विभास जो है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ अगर बढ़ते हैं, सवाल संख्या आपका 26 है, 26 नंबर प्रश्न ये आपके सामने आ गया कि डॉक्टर प्रभा अत्रे का संबंध किस नम्र से
किस घराने से है? ये कैसा सवाल लिखा हुआ है जी, एक मिनट हमको पढ़ना है कि डॉक्टर प्रभा आत्रे का संबंध किस, आप ये छोड़ दीजिए, ठीक है, प्रभा आत्रे का संबंध किस घराने से है, ये याद रखेंगे, किस घराने से। घराने का नाम भी है जयपुर, बताए थे पिछले क्लास में, जयपुर घराने को ही जयपुर अतरौली कहते हैं और नामों में इसी को अलादिया घराना के रूप में जाना जाता है, तो कंफ्यूजन एकदम नहीं। मेवाती घराना, बनारस घराना, किराना। तो डॉक्टर प्रभा अत्रे जो है ये भाई बड़े शिक्षाविद भी है और बहुत बड़े संगीतज्ञ भी आप लोग कह लीजिए, गायक भी कह लीजिए। संगीतज्ञ इसलिए क्योंकि कई रागों की इन्होंने रचना भी की है और बहुत अच्छे गायकी भी ये करते हैं और ये किराना घराने की महिला हो जाएंगे, ठीक है। ये प्रभा आत्रे पुरुष नहीं है, ये महिला है, ठीक है। और इनको तरह तरह के अवार्ड जो है वो मिल चुका है, चाहे वो पद्मश्री हो, चाहे संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड हो, वो सारी इनको जो है वो प्रभा आत्रे को मिला है, ठीक है। शिक्षाबद्ध, संगीतज्ञ और गायक ये सब है, ठीक है। किस घराने के? किराना घराने से। निम्नलिखित में से कौन सी विधा हमारे ख्याल के समान है? तो ये आप पढ़ते हो, वर्णम जो है हमारे यहाँ ख्याल के समान है, ठीक है। अगले सवाल की बात करते हैं, तो अगला सवाल है, प्राचीन काल में स्वरों के छोटे छोटे समूहों को क्या कहा जाता है? इन छोटे छोटे प्रश्नों में बहुत बच्चे जो है एक नंबर खो देते हैं। ऐसे ही अगर सीरीज आप देखते जाएंगे तो एक एक नंबर जो आप जहां तहां मिस टेक के कारण खो देते हैं, कंफ्यूजन के कारण, इसी कंफ्यूजन को आपको इस सीरीज में दूर कर दिया जाएगा। प्राचीन काल में जो छोटे छोटे स्वरों समूह होते थे उसी को वर्ण कहते थे और इसी को, वर्ण को ही याद रखेंगे, अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं? अलंकार। और यही वर्ण जो है वो कई भागों में विभाजित था, जिसमें आप पढ़ते हैं कि अस्थाई होता है और इसी में आप पढ़ते हो कि आरोही होता है जी, और इसी में आप पढ़ते हैं कि अवरोही होता है। बाकी सब आप जान रहे हैं, हम लिख रहे हैं, आगे आप पगला रहे हैं, ऐसा नहीं, सब जानते हैं संचारी होता है। तो ये कॉन्सेप्ट तो आपको क्लियर कर दिए, अब इसमें कंफ्यूजन एकदम होना ही नहीं है कि प्राचीन काल में छोटे छोटे स्वरों के समूह को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं आपका वर्ण। समझ रहे बात? इसी को अलंकार कहते हैं। तो अस्थाई नहीं होगा, अस्थाई तो ये अस्थाई है, संचारी है, आरोही, अवरोही है, आरोही है, ये सब तो इसका भाग कहो, ये प्रकार कहो, जो कहो। सही जवाब इसमें आपका वर्ण हो जाएगा, एकदम क्लियर कर दे रहे। नहीं तो बहुत सारे लोगों से पढ़ेंगे तो कभी वो वर्ण बता देंगे, कभी अस्थाई बता देंगे, लोग पगलाते रहो। समझ बात ना? तो ये सब जो है आपको थोड़ी सी चीज यहाँ पे हम आपको विस्तार से कोशिश करेंगे। विस्तार कुछ नहीं है, लेकिन जो छोटे छोटे चीजों में कंफ्यूजन है वो आपको हम जानकारी देंगे। बाकी हम बहुत ज्यादा कोई विद्वान वगैरह ये सब कुछ नहीं है, है ना। चलिए, तो प्राचीन काल में स्वर तालबद्ध शब्दों को क्या कहते हैं? अब ये एकदम हल्का है कि जो ताल में बंदी होता है, जो स्वर और ताल में बंधा हो, उसे कहते हैं निबद्ध गान। क्या कहते हैं? निबद्ध गान। तो निबद्ध गान जो है वो आपका अस्थाई नहीं होगा। निबद्ध गान को ही आपको बताए थे, इसे ही आक्षिप्तिका कहते हैं, है ना। आप पढ़ते हो कि निबद्ध और अनिबद्ध, तो निबद्ध को ही क्या कहते हैं? तो इसे प्राचीन काल में आक्षिप्तिका कहते हैं, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 29 और आज के लास्ट सवाल ही है, हाँ लास्ट ही है, तो फटाफट से देंगे कि बड़ा ख्याल गायन के लिए कौन सी लय जो है वो आपका कौन सी लय उपयुक्त है? बड़ा ख्याल की गायकी किसमें करते हैं? तो आप सब जानते हो कि बड़ा ख्याल की गायकी जो होता है वो विलंबित लय में करते हैं। किस लय में करते हैं? विलंबित लय में। विलंबित लय में बड़ा ख्याल, ध्रुपद, धमार, इन सब की गायकी करते हैं ना। और बाकी छोटा ख्याल की बात कर लेंगे तो छोटा ख्याल जो है वो आप दोनों में कर सकते हैं। चाहे छोटा ख्याल की बात कर लेंगे, चाहे यहाँ पे विलंबित में एक और होता है सितार में मसीत खानीगत, तो मसीत खानीगत ये भी जो है वो विलंबित लय में ही होता है। और याद रखेंगे, या तो छोटा ख्याल की बात कर लेंगे, छोटा ख्याल हो, या फिर आप याद रखेंगे रजा खानीगत की बात कर लेंगे, रजा खानीगत, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, रजा खानीगत, ये दोनों जो है वो दोनों लय में होते हैं। या तो आप मध्य लय में गाइए या फिर आप द्रुत लय में गाइए, ठीक है। तो ये दोनों में, लेकिन अगर मसीत खानी कहेंगे, बड़ा ख्याल कहेंगे, ध्रुपद, धमार कहेंगे, ये सब विलंबित लय में होते हैं, ठीक है। तो ये आपको 30 प्रश्न करा दिए, और अगर कहीं आप लिखे होंगे तो जानकारी के लिए आप हमें बताएंगे जरूर। हम सबका कमेंट पढ़ते हैं, सबके कमेंट जो है वो लाइक करते हैं। तो आपको बताने हैं कि इन 30 प्रश्न में से आपका कितने प्रश्न नहीं हुआ, मतलब आपका स्कोर क्या है, ठीक है। तो एकदम प्लीज आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट करके जरूर बताएं। एक हमारे पहली बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कोशिश करिएगा, ठीक है। ऐसे तो जो खास करके बोर्ड के बच्चे वो शेयर कर देते हैं, कंपटीशन वाले जो बच्चे हैं वो शेयर नहीं भी करते हैं, वो शायद उन्हें जलन होता है एक दूसरे से, लेकिन कोई भी बात नहीं, आप चाहे तो आप शेयर कर दी, आपका दिल इच्छा पे सोच रहे हैं, है ना। आपको क्या कर देना है कि आपको इस सीरीज को शेयर कर देना है। अभी बहुत सारे तमाम ऐसे बच्चे हैं जहां तक हमारे क्लास नहीं पहुंच रहे, बहुत बाद में आकर के देख रहे हैं, बहुत बाद में देखते हैं, सर पहली बार आपका क्लास देखे, बहुत अच्छा है, जो भी हो, अच्छा लगे या नहीं लगे, हमारी कोशिश है कि सबकी प्रैक्टिस में एकदम धार लगाना।
तो आपसे एकदम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जो है वो इसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। और सीरीज अगर आपको पसंद आ रहा है तो आपको दोस्तों के पास में जो कम से कम निजी जो आपका आदमी है, ग्रुप में नहीं शेयर कर सकते हैं तो निजी आदमी के पास जो है वो आप जरूर शेयर करिए, ठीक है। चलिए, तो बाकी आप कमेंट वगैरह कर दीजिए। ये आज के क्लास में अगर कहीं भी किसी को किसी भी चीजों पे अगर डाउट लगा है तो आप जरूर जो है वो कमेंट में करेंगे। एक पिछले दिन का कमेंट था, अब याद नहीं आ रहा है, हम सोचे थे कि अगला क्लास लेंगे तो उनके कमेंट जो है वो हम शुरुआती में बता देंगे। क्योंकि देखिए हमारे यहाँ सीरीज को देखना बहुत जरूरी है। प्लेलिस्ट आपके लिए नया बना दिए हैं, एकदम नए प्लेलिस्ट में जितने भी अभी तक क्लास हुए हैं सब आपको संगीत 2026-27 के दौरान जो भी एग्जाम होगा उन सबके लिए ये जो सीरीज चला रहे हैं एकदम उपयोगी है। तो आप प्लीज जो है वो एकदम पार्ट 1 पार्ट 2 करके आप सीरीज को आराम से देखें। अब सवाल हमें ध्यान नहीं आ रहा है कि हम यहाँ पे सवाल जो है उनका लेंगे, लेकिन ध्रुपद धवार ऐसे कुछ लिख कर भेजे थे, लेकिन क्वेश्चन दिमाग में नहीं आ रहा है कि क्या है। एकदम इजी सा सवाल है, तो जो हमने पढ़ाया है वो सही है, ठीक है। एक बात बता रहे, जो हमने पढ़ाया है वो सही है, तो देखिए गलत होता है हम उसके एक्सेप्ट करते हैं, हम कमेंट रिप्लाई करके देते हैं, ठीक है। हाईलाइट करके अपना भी कमेंट हम छोड़ते हैं। लेकिन आप कहीं मिस्टेक है तो आपको नहीं घबराना है कि हम जो बोलेंगे सही होगा गलत होगा, ये सब लज्जा छोड़िए। जहां कहीं भी आपको डाउट लगता है कमेंट करिए, ठीक है, रिस्पेक्ट पूर्वक। चलिए, तो हम मिलते हैं, बहुत समय हो गया, हम मिलते हैं आपसे किसी अगले क्लास के अंदर में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद, जय हिंद, अल्लाह हाफिज, आपका दिन शुभ हो, राधे राधे।